हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने जो चैप्टर नंबर 3 था उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने काफ़ी सारे जो टॉपिक थे उन्हें रिवाइज किया था। तो आज फिर से हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करेंगे, जिसके बाद आपका जो पूरा जो चैप्टर है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ तक कि हमने बात कर ली थी। हमने क्या देखे थे, हमने कुछ एमसीक्यू देखे थे, जिसमें आपने देखा था कि जो आपको एक कथन दिया गया था, आपने उसमें से जो सही जो आंसर था उससे चूज किया था। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने कुछ सत्य और असत्य कथनों में से भी छाने थे, और लास्ट में हमने क्या किया था, लास्ट में हमने किया था कि ये जो यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने यहाँ पे की थी। चलिए, तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है कपास और जूट के किस भाग से जो रेशे हैं, कपास और जूट के पौधे के किस भाग से हम रेशे यहाँ पे प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन क्या है, कपास और जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि जो रेशे होते हैं वो हम किस भाग से प्राप्त करते हैं। तो आपके पास आंसर है, आपने क्या देखा, जो हम कपास के बारे में जब हमने बात की तो हमने कहा था कि जो कपास होता है हम कपास को कपास के बीजों से प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आपने क्या देखा, कपास के बीजों से, कपास के बीज की सतह से क्या होता है, वहाँ पे जो कपास के बीज होते हैं, हमने देखा था कपास के बीज के चारों वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे कपास प्रेजेंट होता है, जिससे हम कपास को प्राप्त करते हैं। वहीं जब जूट की बात आती है तो जूट को हमने कहाँ से प्राप्त किया था, तने से प्राप्त किया था, यानी कपास जो जूट का जो पौधा था, जूट के पौधे के तने से हमने क्या प्राप्त किया था, जूट को प्राप्त किया था। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है अपने आसपास के कुछ कपड़ों के नाम लिखिए, यानी कि आपको कुछ कपड़ों के नाम लिखने हैं और उन कपड़ों में से आप कुछ भी देख सकते हैं, जैसे चादरें, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिया और डस्टर। इसके अलावा जो भी आपको कपड़े दिखाई देते हैं आप उन कपड़ों को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि किस किस प्रकार के कपड़े आप यूज करते हैं। साथ में आपने ये भी देखना है कि वो जो कपड़े होते हैं वो कपड़े किससे बने होते हैं, रेशे से बने होते हैं, और किस प्रकार के रेशे से बने होते हैं, ये भी आपने यहाँ पे देखना है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपके पास पूछा गया है धागे किससे बने होते हैं। इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग से ये क्या कहा था कि धागे किससे बनते हैं, धागे बनते हैं रेशों से। तो यहाँ पे आपने आंसर क्या देखा, आपने देखा सूत पतले धागों से बने होते हैं जिन्हें रेशे कहते हैं। अब रेशे क्या होते हैं, जैसे कि जब हमने शरीर की बात की थी तो हमने कहा था जो शरीर की जो इकाई होती है वो क्या होती है, कोशिका यानी सेल होती है, यानी सेल से मिलकर क्या बनती है, पूरी जो हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपने घरों को बनते हुए देखा होगा, तो आपने क्या देखा, जब घर बनते हैं तो किससे बनते हैं, ईंटों से वहाँ पे घर बनते हैं, एक एक ईंट करके वहाँ पे पूरे घर का निर्माण होता है। वैसे ही क्या होता है, एक एक सेल करके पूरी बॉडी का यहाँ पे क्या होता है, निर्माण होता है, पूरे शरीर का निर्माण होता है। वैसे ही क्या होता है, ये जो रेशे होते हैं, रेशे भी क्या है, जो कपड़े की जो इकाई होती है, यानी कि कपड़े जिससे बने होते हैं, कपड़े की जो इकाई होती है वो क्या होते हैं, वो रेशे होते हैं। रेशे क्या होते हैं, सबसे छोटा अगर हम पार्ट देखें तो रेशे होगा, रेशे से फिर दो या दो से अधिक रेशों से क्या बनते हैं, धागे बनते हैं, और दो या दो से अधिक धागों को बुन के क्या होता है, यहाँ पे कपड़ों का निर्माण होता है। तो रेशे क्या है, यहाँ पे अगर कपड़े की जो इकाई होती है, कपड़े की इकाई को हम क्या मानते हैं, रेशे मानते हैं। जिस प्रकार से हमने पूरे शरीर की जो इकाई होती है उसे हमने क्या माना है, सेल माना था। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, कपड़ों की जो इकाई होगी वो होगा रेशे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपसे पूछे गए रेशे कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं, रेशे 2 प्रकार के हमने देखे थे, जिसमें हमारे पास कौन कौन से आए थे, प्राकृतिक रेशे आए थे और सिंथेटिक रेशे आए थे। तो प्राकृतिक रेशे कौन होते हैं, प्राकृतिक रेशे वो होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी जो प्राकृतिक संपदा से हमें प्राप्त होते हैं। अब प्राकृतिक संपदा क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था, जो भी प्राकृतिक रूप से प्रेजेंट होते हैं, यानी जो कि मनुष्यों के द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि वहाँ पे अगर पेड़ उग रहे हैं तो पेड़ कहाँ से उग रहे हैं, बीजों से उग रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप आर्टिफिशियली कोई बीज बना देते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि नेचुरल रूप से कोई बीज उग रहा है वहाँ पे, या नेचुरल रूप से कोई जो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जो प्राकृतिक रूप से हमारी प्रकृति में प्रेजेंट होते हैं, यानी हमारी प्रकृति में क्या क्या होंगे, पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु होंगे, सारे ही क्या होते हैं, प्राकृतिक संपदा है ये। तो इनसे प्राप्त होने वाला जो भी उत्पाद होगा वो क्या होगा, प्राकृतिक होगा। तो सबसे पहला हमारे पास क्या कौन सा टाइप आया, प्राकृतिक आया।
अब जब प्राकृतिक रेशों की हमने बात की थी तो हमने प्राकृतिक रेशों को 2 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन से वो होते हैं? हमने कहा था एक होता है कि जो पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे होते हैं और दूसरा हमने कहा था कि जो जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे होते हैं। इसका हम क्या होता है कि यहाँ पे जो प्राकृतिक रेशे हैं इसके भी 2 भाग हैं। मेनली 2 कितने भाग हैं? मेनली हमारे पास 2 होंगे, प्राकृतिक और सिंथेटिक। अब प्राकृतिक के भी प्रकार है। प्राकृतिक के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। 2 कौन कौन से हैं? जो पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे होते हैं एक वो, और एक वो जो जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे होते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है? सिंथेटिक है, जिसे हम आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं या फिर कृत्रिम रेशे कहते हैं। अब कृत्रिम रेशे क्या होते हैं? जो कृत्रिम रूप से बनाए जा रहे हैं, जो क्या हो रहे हैं? मानव के द्वारा निर्मित हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास कितने प्रकार के रेशा है? 2 प्रकार के रेशा है। और इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? इस चैप्टर में आपने पढ़ा प्राकृतिक रेशों के बारे में। यहाँ पे सिंथेटिक रेशो की जब बात हुई थी तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिए गए थे, आपको बताया गया था कि ये जो रेशे होते हैं ये कौन किसके एग्जाम्पल है? सिंथेटिक रेशे के एग्जाम्पल है। जिसमें आपने क्या देखा था? नायलॉन देखा था, पॉलिस्टर देखा था। और आपने प्राकृतिक रेशों के बारे में बहुत डीप से जाना कि प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, प्राकृतिक रेशों के कितने प्रकार होते हैं। उसमें से जो आपने पढ़ा वो कौन सा पढ़ा कि जो पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे होते हैं। उसमें से आपने 2 रेशों के बारे में पढ़ा। कौन कौन से? जूट और कपास के बारे में हमने बहुत डीपली जाना। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आपने क्या देखा? आपने देखा प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, प्राकृतिक रेशे के कितने प्रकार होते हैं। साथ ही आपने 2 प्लांट, 2 पौधों के बारे में जाना कि जो 2 पौधे होते हैं वो अलग अलग प्रकार से किस प्रकार का रेशे देते हैं। और आपने ये भी जाना वो जो प्लांट होते हैं उन्हें कहाँ ग्रो कराया जाता है, यानी उगाया कहाँ पे जाता है, जलवायु किस प्रकार की चाहिए, वर्षा किस प्रकार की चाहिए। साथ ही आपने उसका क्या देखा था? आपने उसका डायग्राम भी देखा था कि किस प्रकार के ये पौधे होते हैं। तो जो ये सारे क्वेश्चन है इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से 5 में आपसे क्या पूछा गया? 2 प्राकृतिक रेशों के नाम लिखिए। आपको क्या बताने हैं? प्राकृतिक रेशों के नाम बताने हैं। तो आपके पास क्या क्या आंसर आया? आपने किसके बारे में डिटेल में पढ़ा? आपने पढ़ा कपास और जूट के बारे में। तो ये जो प्राकृतिक रेशे हैं ये किस प्रकार के रेशे हैं? ये हैं पादप रेशे। किस प्रकार के रेशे हैं? ये पादप रेशे हैं। पादप रेशे यानी कि ये प्लांट से हमें मिल रहे हैं। तो आपके पास क्या एग्जाम्पल आया? आपके पास आया कपास और जूट। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें आपसे क्या पूछा गया है? 2 संश्लेषित रेशों के नाम लिखिए। या फिर संश्लेषित रेशों को हमने क्या कहा था? कृत्रिम रेशे भी कहा था और आर्टिफिशियल फाइबर भी कहा था। तो संश्लेषित रेशे कौन होते हैं? जिनका जो निर्माण होता है मनुष्यों के द्वारा होता है। तो हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल आए हैं? पॉलिस्टर आया है और नायलॉन आया है। आपको एग्जाम्पल याद रखना है। यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो आर्टिफिशियल फाइबर होता है या फिर कृत्रिम जो रेशे होते हैं उनका क्या एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आता है वो आता है कि कपास के पौधे को उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया जाता है। तो ये हमने काफी बार डिस्कस कर लिया है कि जब कपास के पौधे को उगाया जाता है तो किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? काली मिट्टी की यहाँ पे आवश्यकता होती है। साथ ही हमने क्या जाना? हमने जाना कि जो कपास का जो पौधा होता है वो किस प्रकार की जलवायु में यहाँ पे उगता है। वो गर्म जलवायु में यहाँ पे उगता है, उसे गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। और अगर बारिश की बात की जाए तो किस प्रकार की वर्षा में होता है? ये मध्यम वर्षा में उगता है। मध्यम वर्षा से क्या तात्पर्य है यहाँ पे कि बहुत अधिक वर्षा भी नहीं चाहिए और बहुत कम वर्षा भी नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा कि जो कपास का जो पौधा है वो काली मिट्टी में उगता है। आपको यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि आपको क्या करना है? जूट और कपास में डिफरेंस देखना है, यानी अंतर देखना है कि दोनों में क्या क्या अंतर है। यानी कि आपने ये तो जान लिया कि जो कपास का जो पौधा है वो काली मिट्टी में उगता है। अब आपको ये भी जानना है कि जो जूट का जो पौधा है वो किस प्रकार की मिट्टी में उगता है। उसके बाद हम देखेंगे जलवायु, देखेंगे दोनों में क्या होगा? जलवायु का अंतर होगा कि काली मिट्टी के लिए किस प्रकार की जलवायु चाहिए और जो कपास के लिए किस प्रकार की जलवायु चाहिए और जूट के लिए किस प्रकार की जलवायु चाहिए।
साथ ही हम और क्या देख सकते हैं कि ये जो रेशे हो रहे हैं, यानी कपास जो प्राप्त हो रहा है और जूट जो प्राप्त हो रहा है, वो पौधे के किस भाग से हो रहा है। जब हमने कपास की बात की थी तो हमें कहाँ से मिला था, बीजों से मिला था। जूट की बात की थी तो कहाँ से मिला था, तने से मिला था। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, आप दोनों पौधों को लेंगे और दोनों पौधों के अंतर को देखेंगे कि किसमें क्या क्या भिन्नता है। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि कपास से किस प्रकार के कपड़ों का निर्माण हो रहा है और जूट से किस प्रकार के यहाँ पे वस्त्रों का निर्माण हो रहा है या फिर चीजों का निर्माण हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलिए, इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कपास की ओटाई को परिभाषित कीजिए। अब क्या बता रहे हैं यहाँ पे बता रहे हैं कपास की ओटाई। जब भी ओटाई वर्ड यहाँ पे आएगा तो किससे संबंधित होगा, कपास से संबंधित होगा। क्वेश्चन आपको बता रहा है कि ओटाई किससे संबंधित है, जो ओटाई है वो कपास से संबंधित है। तो आंसर आपके पास क्या है, कपास के बीजों को रेशों से अलग करने की प्रक्रिया को कपास की ओटाई कहते हैं। क्या आपको बताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि जो कपास जो होता है, कपास को कपास के बीजों से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हमने क्या कहा, कपास की ओटाई कहा। अब कपास की ओटाई में ये जो प्रोसेस होती है, कपास की ओटाई हमने कहाँ पढ़ी थी, ओटाई जो आपने हेडिंग देखी थी आपने तब देखा था जब यहाँ पे रेशे से वस्त्र का निर्माण हो रहा था। यानी कपास के रेशे से क्या हो रहा है, वस्त्रों का निर्माण हो रहा है। और उसमें सबसे पहली जो विधि आई है वो कौन सी आई है, वो आई है ओटाई। ओटाई में क्या होता है कि बीजों को पहले तोड़ा जाता है प्लांट से और फिर क्या होता है कि बीजों से कपास को अलग किया जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ओटाई। आपको क्या याद रखना है कि ओटाई किसे कहते हैं, ओटाई कहाँ पे होता है। और ये भी याद रखना है कि जब कपास के रेशे से कपड़े का निर्माण हो रहा है तो सबसे पहली जो विधि आती है वो ओटाई आती है। जब आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है, यानी आपको एक कथन दिया जाता है और 4 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि जब जो कपास के रेशे से वस्त्र का निर्माण होता है तो उसमें सबसे पहली विधि का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ओटाई होगा। सबसे पहला क्या होता है, ओटाई होता है। इस क्वेश्चन को भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलिए, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है जूट क्या है। अब आपको परिभाषित करना है कि जूट क्या है। तो आपने क्या देखा, जूट क्या है, जूट एक जूट के पौधे के तने से प्राप्त फाइबर है, यानी कि रेशा है। जूट क्या है, एक रेशा है। और कहाँ से प्राप्त होता है, एक पौधे से प्राप्त होता है। किस पौधे से, जूट के पौधे से प्राप्त होता है। प्लस कहाँ से प्राप्त हो रहा है, किस भाग से प्राप्त हो रहा है, तने से प्राप्त हो रहा है। आपको यहाँ पे कितनी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आपको सबसे पहले बताया जा रहा है कि जूट क्या है, एक रेशा है, एक फाइबर है। सेकेंड, जूट कहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है, जूट हमें प्लांट से प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि ये प्राकृतिक रेशा है। और किस प्रकार का प्राकृतिक रेशा है, पादप रेशा है। दो जानकारी आपको मिल गई है, जूट एक रेशा है और जूट कैसा रेशा है, जूट पादप रेशा है। थर्ड, आपको क्या बताया गया है कि जूट कहाँ से प्राप्त हो रहा है, पौधे के तने से प्राप्त हो रहा है। तो एक लाइन में आपको 3 जानकारियां मिल गई हैं कि जूट एक रेशा है, जूट कैसा रेशा है, पादप रेशा है और प्लांट के तने से प्राप्त होता है। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है भारत के उन राज्यों के नाम लिखिए जहां मुख्य रूप से जूट के पौधे उगाए जाते हैं। जब हमने जूट के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि जूट कहाँ कहाँ उगाया जाता है। तो आपके पास क्या आंसर आया, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। आपको राज्यों के नाम भी याद रखने हैं क्योंकि आपकी बुक में दिया गया है, जो भी आपकी बुक में दिया गया है उसमें से कुछ भी आपके पास आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो जूट का जो पौधा होता है वो कहाँ उगाया जाता है। आपको कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो यहाँ पे आपके पास 3 एग्जाम्पल आते हैं, पश्चिम बंगाल आ गया, बिहार आ गया और असम आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें आपसे पूछा गया है कि बुनाई की 2 विधियों का नाम लिखिए।
अभी तक तो हमने जाना बुनाई क्या होती है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि रेशों से मिलके धागे बनते हैं और धागों से मिलके क्या होती है, बुनाई होती है। बुनाई आपने देखा होगा कि बुनाई की जो विधियां होती है हमारे पास दो आती है, एक तो हाथों से हो गई और एक मशीनों से हो गई। तो हाथों से किस प्रकार होती है, आपने अपने घरों में देखा होगा बड़ों को कि वो क्या करते हैं, वो धागों से क्या करते हैं, स्वेटर का निर्माण करते हैं। कुछ डंडी जैसी संरचनाएं होती हैं और उनसे क्वेश्चन आता है, वो है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा गया है कि बिन सिले कपड़ों के टुकड़ों से बनने वाले कुछ आधुनिक कपड़ों के नाम लिखिए। अब क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, जब हमने बात की थी, हमने कपड़ों का इतिहास जाना था, तो हमने जाना था कि जो आदि मानव होते थे वो जंगलों में रहते थे और उन्हें कपड़ों के बारे में जानकारी नहीं थी। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पत्तियां थी, पेड़ की पत्तियां थी, उन्हें लपेटना शुरू किया अपने आप को ठंडी और गर्मी से बचाने के लिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो जानवर थे, जानवर की खाल को कपड़े के रूप में उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया। तो जैसे जैसे क्या हुआ, उन्हें कपड़ों की जानकारी हुई, वैसे वैसे उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे जो कपड़े थे वो बुने हुए नहीं थे, सिले हुए नहीं आते थे। वो सिंपली एक पीस ले रहे थे और उसी पीस को क्या करते थे, लपेट करके कपड़ों के रूप में उसे यूज कर लेते थे। तो आज भी कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो बिना सिले ही यूज होते हैं। तो कौन कौन से वो कपड़े हैं, आपके पास आया साड़ी, धोती, लुंगी और पगड़ी। यहाँ पे क्या होता है, एक प्लेन एक कपड़ा होता है अलग से, एक प्लेन एक कपड़ा होता है। जैसे कि आपने साड़ी को देखा, साड़ी प्लेन एक कपड़ा होता है, इसे लपेट के पहना जाता है। वैसे ही धोती और लुंगी भी होती है, पगड़ी भी वैसे ही होती है। मतलब ये प्लेन एक कपड़ा होता है और इस कपड़े को क्या होता है, इस कपड़े को ऐसे ही पहना जाता है। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं, आप अपनी कॉपी में इन्हें नोट डाउन करेंगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कपड़े की तैयारी में शामिल चरणों की सूची बनाइए। अब आपको क्या बताना है कि जो कपड़े का जो निर्माण हो रहा है उसमें कौन कौन सी अलग अलग विधियां हैं, उन विधियों को आपको बताया गया है। तो सबसे पहले हम क्या देखें कि कपड़े को तैयार करने में निम्नलिखित कदम शामिल है या निम्नलिखित जो चरण होते हैं वो शामिल होते हैं। सबसे पहला हम क्या करते हैं, फाइबर यानी रेशे को प्राप्त करते हैं। रेशे को हमने प्राप्त करना है, जो पौधा है जहां से भी रेशे हमने लेने हैं उससे हमने क्या किया, पौधे से रेशे को प्राप्त किया। लेकिन हमने क्या किया, कताई के द्वारा फाइबर से धागे की तैयारी की। अब क्या हुआ, जो कताई की गई और वहां से क्या हुआ, फाइबर से हमने क्या प्राप्त किया, धागे हमने प्राप्त किए, रेशे से हमने क्या प्राप्त किया, धागा प्राप्त किया। थर्ड हमारे पास क्या आया, जब धागे के दो सेट शामिल होते हैं तो कपड़े बनाने के लिए धागे को करघे पर बुना जाता है। जब एक रतालू का उपयोग किया जाता है तो कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। अभी तक हमने क्या बताया, अभी तक आपको बताया कि यहाँ पे जो कपड़े से जो रेशे से जो कपड़ा बन रहा है वो किस प्रकार बन रहा है। सबसे पहले हमने क्या देखा, फाइबर को प्राप्त किया गया। जो भी हमारा स्रोत है फाइबर का, हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमने प्लांट से रेशे को लेना है, यानी पौधे से रेशे को लेना है। हमने पौधे से रेशे को प्राप्त किया। सेकंड में हमने क्या किया कि उस कताई के द्वारा फाइबर से धागे की तैयारी की। अब पहले क्या हुआ, जो भी हमने रेशा प्राप्त किया था, पहले हमने उसकी सफाई की, उसके बाद क्या होता है, उसकी कताई के द्वारा रेशे बनाए जाते हैं। रेशे बनाए जाते हैं, रेशों से फिर क्या हुआ, धागों का निर्माण हुआ, यानी दो या दो से अधिक रेशों को फिर क्या हुआ, धागों में परिवर्तित किया गया। जब धागों में परिवर्तित किया गया तो फिर क्या हुआ, धागे के दो सेट, यानी कि आपने अपने घरों में देखा होगा बुनाई करते टाइम पे वहां पे दो धागे होते हैं, दो धागे यानी कि दो या दो से अधिक धागों से फिर क्या होती है, वहां पे बुनाई की जाती है। तो यहाँ पे फिर क्या आपने देखा, ये जो पूरी जो प्रोसेस होती है इससे क्या होता है, रेशे से धागे का निर्माण होता है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अब आपको क्या करना है, आपने ये तो जान लिया कि प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं। अब आपको एक डेफिनेशन, एक परिभाषा देनी है। अगर आपके पास जो क्वेश्चन आता है, अगर एक वर्ड का आंसर आ गया, यानी कि अगर आपको एक नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप क्या कहेंगे कि वे रेशे जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रेशे कहते हैं। अब अगर एक नंबर से अधिक का आंसर आपके पास आता है तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे को प्राकृतिक रेशे कहते हैं। उदाहरण के लिए कपास की गांठों से कपास, जूट के पौधे से जूट, रेशम कीट के कोकून से
रेशम और भेड़ या बकरी जैसे जानवरों से के बालों से हम ऊन प्राप्त कर सकते हैं। अब ये क्या है, पूरी परिभाषा आपके पास आ गई है कि प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, कि जो हम जंतुओं से और पादपों से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण आपके पास आए, आपके पास जूट का आया है, कपास का आया है, रेशम का कीड़ा आया है, यानी कि रेशम के कीड़े से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, रेशम प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ पे जो ऊन है, ऊन हम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, सारे ही एग्जाम्पल आपके पास आए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 15, और जिसमें आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। अब आपको कृत्रिम फाइबर यानी कृत्रिम रेशों की परिभाषा बतानी है। तो आप क्या बताएंगे, वे रेशे जो रासायनिक पदार्थ से बने होते हैं या जो पौधे और पशु स्रोतों से प्राप्त नहीं होते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि। यानी कि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर वे फाइबर होते हैं जिन्हें क्या होता है, जिन्हें जो रासायनिक पदार्थों से बनाया जाता है या फिर उनके स्रोत पौधे या फिर पशु नहीं होते हैं। इस प्रकार के रेशे क्या होते हैं, इस प्रकार के रेशे होते हैं सिंथेटिक फाइबर। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है कि जूट के पौधे से जूट कैसे प्राप्त किया जाता है, समझाइए। अब आपको ये बताना है कि जूट का जो पौधा होता है, जूट उस वहां से किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। ये तो हमने देखा कि जो जूट होता है, जूट के जो तने से हम जूट का जो रेशा होता है उसे प्राप्त करते हैं। अब हम प्रोसेस देखेंगे, विधि देखेंगे कि किस प्रकार से वो जो रेशा हो रहा है वो हम प्राप्त कर रहे हैं। हम क्या देखेंगे, जूट के पौधे की तुड़ाई सामान्यतः पुष्पन अवस्था में की जाती है। अब आपको ये याद रखना है कि जो जूट के पौधे की जो तुड़ाई होती है, जो हम तोड़ते हैं, कब कर तोड़ते हैं, पुष्पन अवस्था में तोड़ते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, काटे गए पौधे के तने को बांधकर 10 से 15 दिनों के लिए पानी में डुबोया जाता है। अब क्या हुआ, हमने पुष्पन अवस्था में तोड़ा पौधे को, उसका जो तना था वो हमने 10 से 15 दिन के लिए पानी में डुबो दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने देखा जो तना होता है वो सड़ जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सड़न कहते हैं। अब जब पानी में उसे डुबो के रखेंगे, जो तना होता है वो सड़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप देखेंगे और रेशे हाथ से अलग हो जाते हैं। इन रेशों को वस्त्र बनाने के लिए सूत में बदला जाता है। क्या हो रहा है यहाँ पे, किस प्रकार से हमने जूट प्राप्त किया, हमने देखा जो जूट का जो प्लांट था पुष्पन अवस्था में हमने उसे पहले काटा। उसके बाद क्या हुआ, वो जो तने थे, जूट का जो तना था उसे हमने पानी में डुबो दिया, 10 से 15 दिन के लिए डुबो दिया। जैसे ही वो जो तना होता है वो सड़ जाता है। वो क्यों सड़ाया जाता है, ताकि उससे जो रेशे हैं वो आराम से हम हाथ से उसे निकाल सकें। फिर वो जो रेशे होते हैं वो हाथ से निकाले जाते हैं, और इन रेशों का जो यूज होता है वो विभिन्न वस्त्रों के निर्माण के लिए होता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है, जब हम ऊन जलाते हैं तो हमें बालों की गंध क्यों आती है। अब आपने देखा होगा या नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, आप क्या करेंगे, आप ऊन को थोड़े से ऊन को जलाएंगे तो आप फील करेंगे कि कैसी स्मेल आ रही है, बालों की आपको गंध लगती है। तो इसका क्या रीजन है, तो आपके पास आंसर आया, भेड़, बकरी, याक आदि के ऊन से ऊन प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जा रहा है, जो भेड़ है, बकरी और याक है, उनके जो बाल होते हैं, उनके बालों से क्या होता है, हमें ऊन प्राप्त होती है। यही कारण है कि ऊन का जलना बालों के जलने के समान होता है। अब आपको क्या पता चल गया, जो भी जानवर होते हैं, कौन कौन सी, जो भेड़ होता है, बकरी होती है, उनके बालों से हमें क्या प्राप्त होता है, उनके बालों से हमें ऊन प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, जब हम नायलॉन को जलाते हैं तो हमें जले हुए कागज या बालों के जलने की गंध क्यों नहीं आती है। अब जब आपको पता है कि जो नायलॉन है कैसा फाइबर है, ये है सिंथेटिक या फिर कृत्रिम रेशा है। कृत्रिम रेशा यानी किसी प्रकार के जंतु से प्राप्त नहीं हो रहा है, किसी प्लांट से प्राप्त नहीं हो रहा है। अब अगर जंतु से प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसमें क्या होगी, उसमें जब हम उसे जलाते हैं तो उसमें बालों की गंध नहीं आएगी। तो आपका क्या आंसर होगा कि नायलॉन रसायनों से बना सिंथेटिक फाइबर है। किससे बना है, रसायनों से बना है, केमिकल से बना है। नायलॉन को जलाने पर ये रसायन जले हुए कागज या बालों की गंध पैदा नहीं करते हैं, जो कि प्राकृतिक पदार्थ हैं।
यानी कि जो नायलॉन है किससे बना है, रसायन से बना है, केमिकल से बना है। यही जो रीज़न है कि इसको जलाने पे बालों की गंध नहीं आएगी। बालों की गंध किस में आएगी, जब आप ऊन को जलाएंगे, क्योंकि ऊन क्या है, ऊन क्या है, ऊन बाल है, किसका बाल है, जिनसे हमने ये प्राप्त किया है। यानी कि जो भेड़ है, जो बकरी है, उन्हीं का जो बाल क्या होता है, ऊन के रूप में हम उसे यूज करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, अच्छा चलिए पहले आप ये जो क्वेश्चन है उसे नोट कर लीजिए। चलिए जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, इसमें आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रुई से रतालू बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब आपको बताना है कि रुई से जो रतालू है वो किस प्रकार बनता है। तो आप पढ़ेंगे, रुई कपास के पौधे, आप देखेंगे रुई कपास के पौधे से प्राप्त की जाती है। कहाँ से प्राप्त हो रही है रुई, कपास के पौधे से प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट आपने देखा, कपास के पौधे खेतों में उगाए जाते हैं। वे आमतौर पर काली मिट्टी और गर्म जलवायु वाले स्थानों पे उगाए जाते हैं। अब आपको ये बताया जा रहा है, सबसे पहले आपको बताया गया कि रुई कहाँ से प्राप्त होती है, कपास के पौधे से प्राप्त होती है। और कपास का पौधा कहाँ पे उगाया जा रहा है, जहाँ पे जो जलवायु थी वो गर्म जलवायु थी और मिट्टी कैसी थी, काली मिट्टी थी। नेक्स्ट आप देखेंगे, कपास के पौधे की कपास की गांठें, जिन्हें कपास की गांठें कहा जाता है, नींबू के आकार की होती हैं। अब क्या हुआ कि जो कपास के क्या बनाए गए, गोले बनाए गए, जिसे हमने क्या कहा, गांठें कहा था। नेक्स्ट हमने देखा, परिपक्व होने के बाद गुच्छे फट जाते हैं और कपास के रेशे से ढके बीज देखे जा सकते हैं। जैसे ही क्या होते हैं, जैसे जो बीज होते हैं वो मेच्योर होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, वो फट जाते हैं। जैसे वो फटते हैं तो हमें जो कपास, जो रुई होती है वो व्हाइट कलर की दिखाई देती है। जैसे कि आपने इमेज में देखा था, आपने क्या देखा था, आपको व्हाइट कलर का दिखा था। नेक्स्ट क्या हुआ, कपास के बोलों से कपास को, ये क्या है, कपास के बीजों से है, कपास के बीजों से कपास को हाथों से तोड़ा जाता है। इसके बाद रेशों को कंघी करके बीजों से अलग किया जाता है और इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा था, इस प्रक्रिया को हमने ओटाई कहा था। यह हाथ से या मशीन के द्वारा किया जा सकता है। ये तंतु फिर रतालों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्या आपको बताया गया है, सबसे पहले आपको बताया गया कि जो रुई है वो कपास के पौधे से प्राप्त होती है। कपास का पौधा कहाँ पे उगाया जा रहा है, काली मिट्टी में उगाया जा रहा है और गर्म जलवायु में उगाया जा रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो कपास के पौधे के जो बीज होते हैं, जैसे ही वो मेच्योर होंगे, यानी कि जैसे ही वो पक जाते हैं, वो फट जाते हैं। अब जैसे ही फटेंगे आपको अंदर की तरफ क्या होगा, रुई दिखाई देगी व्हाइट कलर में। तो उस रुई को क्या होता है, उस रुई को फिर बीज से अलग किया जाता है। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, ओटाई कहा। और ओटाई के द्वारा फिर क्या होता है, इनसे रेशे निकाले जाते हैं और रेशों से या फिर तंतुओं से क्या होता है, फिर रतालू का यहाँ पे निर्माण होता है। तो आप क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसमें आपसे पूछा गया है, कटाई और बुनाई की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्या बताना है आपको, कटाई क्या होती है और बुनाई क्या होती है, आपको परिभाषित करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया, कटाई आया। तो कटाई क्या होती है, रेशों से सूत बनाने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के ढेर से रेशे खींचे जाते हैं और उन्हें मरोड़ा जाता है। इससे रेशे आपस में जुड़कर सूत का निर्माण करते हैं। कटाई हाथों से, तकली और चरखे से की जा सकती है। बड़े पैमाने पर मशीनों की मदद से कटाई की जाती है। ये आपके पास क्या है, कटाई की डेफिनेशन आई कि कटाई किस प्रकार से की जाती है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है बुनाई के बारे में। अब बुनाई क्या होती है, धागे के दो सेटों को एक साथ व्यवस्थित करने से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहा जाता है। बुनाई की प्रक्रिया करघे पर की जा सकती है। करघे या तो हाथ से चलाए जाते हैं या बिजली से चलाए जाते हैं। तो अब आपने जाना कि कटाई किसे कहते हैं और बुनाई किसे कहते हैं। साथ ही आपने क्या जाना कि जो बुनाई होती है वो हाथों से भी की जा सकती है और मशीनों से भी की जा सकती है। तो दोनों ही परिभाषाओं को, दोनों ही डेफिनेशन को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे।
तो क्लास, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आई होप इन क्वेश्चन के माध्यम से आपका ये जो चैप्टर है वो पूरा कवर हो गया होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा। आपके जो भी डाउट रहे होंगे वो क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व हो गए होंगे। तो अगली क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।